veteran Congress leader and author of three best selling books My Illegitimate Son, The Great Unraveling, and The Superstar Syndrome. Mr. Sanjay Jha has come up with his new book 2024 India in Freefall. Today, to talk about this book and on a wide range of topics, I have with me the politician come author himself. So let's start. मिस्टर संजय झा, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ आपकी बुक से ही। इस बुक में ऐसा क्या है, मैंने तो पढ़ी है काफी हद तक, 90% मैंने कंप्लीट कर ली है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बुक में ऐसा क्या है कि लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। अनुराग जी, मेरा तो ये कहते हैं जो उम्मीद है कि जितने लोग पढ़ेंगे वो लोग इस देश के प्रजातंत्र को बचा पाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम भी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के बहुत ही अहम सदस्य भी थे। उनकी गिरफ्तारी इस बात का मिसाल है, उदाहरण है कि यहाँ पर प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही है हमारे देश में। मैंने इस किताब में वो सब चीजों के बारे में जिक्र किया है जो भारत का मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति यदि पढ़े, हर नागरिक पढ़े या जितने लोग पढ़ सके, वो लोग समझेंगे कि भारत का जो हालात है तो बड़ा नाजुक है, बहुत ही संगीन है। यहाँ पर दिन दहाड़े मैं समझता हूँ कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों के बीच में विभाजित एक सामाजिक राजनीति की जा रही है, मजहब के साथ, धर्म के साथ। और विकास के बारे में तो बात ही मत कीजिए, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है हमारे देश में। और यदि भारत के नागरिक अपने ही देश को जो कहते हैं ना पूरी शिद्दत के साथ बचाने की कोशिश न करें तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार सबको कुचल देगी। और हम बचाने का हमारे पास हमारे पास कौन सा औजार है? वो औजार है वोट। प्रजातंत्र में सब लोगों के पास एक ही वोट होता है। मोदी जी के पास एक वोट है, मुकेश अंबानी के पास एक वोट है, गौतम अदानी के पास एक वोट है, आपके पास, हमारे पास, चाहे जो गरीब से गरीब किसान न हो उसके पास भी वही एक वोट है। हम लोग सब बराबर हैं। तो यदि भारत के प्रजातंत्र को बचाना है तो 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना अनिवार्य है। और मैं सिर्फ एक राजनीतिक नजरिया के तौर से नहीं बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि अंत में ये सरकार तानाशाही है, भ्रष्ट है, और इन्होंने देश को 50 साल 100 साल पीछे ले गया है। इन्होंने जो 70 साल में, जो 65 साल में जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया, जो भी उपलब्धियां लाई, उसको तो इन्होंने पीछे बिल्कुल धकेल दिया है। तो ये समस्या है, परेशानी का एक माहौल है या दौर है। लेकिन यदि भारत के नागरिक ये किताब पढ़े और भी किताब पढ़े, इसमें सच्चाई जो टीवी चैनल पे तो आएगा नहीं, सच्चाई तो आपके अखबारों में भी नहीं आता है आजकल। तो ये आपको आपके जैसे यूट्यूब चैनल हुए, किताब जो लोग लिखते हैं और बाकी लोग जो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं, यदि उनको सुने तो मैं समझता हूँ कि भारत का प्रजातंत्र आज भी जीवित हो पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड इस बात को सिद्ध करता है कि ये सरकार कितनी आपराधिक राजनीति किया है उन्होंने। प्रतिशोध की राजनीति, लोगों को भयभीत करने की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, और अंत में जो प्रजातंत्र के संस्थाओं हैं उनको भी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर डाला है। सच कहिए तो ये किताब मैंने जब लिखा है तो काफी दुख के साथ मैंने ये किताब लिखा है। ये भारत बहुत ही महान देश है और हम सब लोग यहाँ के नागरिक बहुत गर्व के साथ मुझे याद है पुराना विज्ञापन, मेरा भारत महान। आज 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने इस देश को बर्बाद किया है, उसको लेके तो मैं जब ये किताब लिख रहा था, इसमें लगभग 325 पन्ने हैं, मुझे बहुत दर्द हुआ अंदर से कि कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे देश का। ये गांधी जी और
पंडित नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, कितने नेता लोग हमारे आजादी के संग्राम में उन्होंने कितनी मेहनत की और सफल हुए। अंग्रेज को हमने हरा दिया। मैं जब ये किताब लिखा तो मुझे मजा लिखने में तो किसी भी चैप्टर में नहीं आया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरी जो मेरा जो एक तरीके से अंदर का जो जुनून है वो यही प्रकट आया। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मेरा आखिरी चैप्टर है वो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ और एपिलॉग, दो जो चैप्टर्स हैं, दोनों एंडी चैप्टर्स आप कहेंगे, जहां पर मैं समझता हूँ कि मैंने भारत की जनता जो भी पढ़ेंगे उस किताब, अभी तक तो काफी लोकप्रिय है किताब, कि आप पढ़ के सोचिए, ये आपका देश है, किसी राजनीतिक दल का देश नहीं है, किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है ये। दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीबॉडी और आप इसमें हिस्सेदार हैं, आपकी साझेदारी है देश की प्रगति में, तरक्की में। आप लेकिन यदि ये सोचते हैं कि कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल कब्जा कर लेगा सरकार का और वो जो चाहे करे और आप चुपचाप बैठे रहिएगा, तब देश के लिए खतरे का एक तरीके से एक परिस्थिति पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि माय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर द इंट्रोडक्शन, द प्रोलॉग, द लास्ट चैप्टर एंड द एपिलॉग। ये 4 चैप्टर्स भी जो लोग पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है हमारे देश का, जो आपको टीवी चैनल पर बिल्कुल मालूम नहीं होता है। मेरा बुक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ऑथर इस बुक से क्या मैसेज देना चाहता है? ऑथर ये मैसेज देना चाहता है कि भारत को जहां होना चाहिए वहां भारत नहीं है, और ये जो आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, आपको जो झूठी खबरें दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके का एक विस्फोटक सांप्रदायिक राजनीति खेला जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, जिस तरह से हमारे संस्थाओं को कुचला जा रहा है, उसको बचाने का जिम्मेदारी सबका है। और यदि लोग जागरूक रहें, लोग समझदारी से पढ़े लिखें कि अगल बगल में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पर विश्वास न करें, टीवी चैनल पर विश्वास न करें, विश्वास कीजिए अपने ज़मीर को, अपने अंतरात्मा को, सच्चाई को। तो यदि वो आप कीजिएगा तो मैं समझता हूं कि भारत का प्रजातंत्र और भारत का भविष्य बच पाएगा। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम द बुक टू सम नेशनल टॉपिक्स। अभी आपने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनके बारे में तो आपने बात की ही। मैं ये जानना चाहता हूं कि एज अ वेटरन पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं इसके क्या नतीजे होंगे? मेरा अभी भी देखिए, टीवी चैनल ओपिनियन पोल में तो बताएंगे कि भाजपा आगे है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार, यदि मोदी जी आगे होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को वो रोक देते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। काहे डरे हुए हैं भैया? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो आप उनको विज्ञापन निकालने के लिए भी नहीं, आप उनको अपना जो संस्था है उसको चलाने के लिए भी आप पैसे नहीं देना चाहते। ये तो बताए कि कायरता है, ये डरपोक है। देखिए, जिसको हार से एक तरीके से डर होता है ना, वही ऐसा करता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये 2-3 चीज को आप देखिए। हेमंत सोरेन जेल में है, आप देख रहे हैं। तो एक तरीके से जो भी इन सब जो हादसे में उनको आप जोड़िए, जॉइन द डॉट्स, और आपको यही बताएगा कि शायद मोदी जी और अमित शाह जी ये कुछ जानते हैं जो बाकी लोगों को बताया नहीं गया है। ये हार रहे हैं और मेरा अभी भी विश्वास है कि भाजपा हारेगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक जो एक तरीके से आपातकाल की जो स्थिति है, किसान नाखुश है, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो चुका है, गरीब और गरीब हुआ है, मिडिल क्लास भी अब गरीबी की तरफ जा रहा है, आम आदमी नाखुश है, नाराज है। इनको हुआ कि हम वही पुराना धर्म की रणनीति पे, राजनीति पे हम निकल जाएंगे, लेकिन
मैं तो यही कहूंगा कि जब आप भगवान के साथ, आप धर्म के साथ दिन दहाड़े बेशरम और निर्लज्जता दिखाते हुए आप राजनीति कर्म करेंगे, तो मैं तो समझता हूं कि भगवान भी आपके साथ नाराज हो चुके हैं और ये चुनाव हारेंगे। उसी का ये सब जो आप देख रहे हैं, ये गुस्सा, ये ड्रामेबाजी, ये बयानबाजी, ये लोगों की गिरफ्तारी, कांग्रेस का अकाउंट का बैंक फ्रीज, ये बता रहा है आपको कि हवा बदल चुका है। भाजपा हारेगी, इंडिया अलायंस विल बी इन गवर्नमेंट। My next question is, Mr. राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। तो what do you think in this upcoming 2024 elections, nation should vote via EVM or ballot? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है आप ईवीएम भी रखिए, बैलेट भी रखिए, दोनों को रिकंसाइल कर लीजिए ताकि यदि कुछ कहीं भी गलती हो तो दूसरा का वोट काउंट किया जा सकता है। बिल्कुल उचित और बिल्कुल स्वाभाविक एक तरीके से रिक्वेस्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन तो सरकार के हाथ में, इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का तो दिन दहाड़े उल्लंघन हो रहा है। हर रोज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ढेर लोग कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। भैया वो सरकारी पैसा है या आपके राजनीतिक दल का पैसा है? अरे आप उनके भाषण सुनिए, कितने भाजपा के नेता लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में। इलेक्शन कमीशन भाजपा को छोड़ के हर राजनीतिक दल ईवीएम पे प्रश्न उठाया। आप ये भी जानते हैं कि एलके आडवाणी और भाजपा के खुद नेता लोगों ने किताब लिखा कि ईवीएम पे पूरा भरोसा करना एक बहुत जोखिम उठाना है। आज भाजपा ही क्यों एक राजनीतिक दल है जिनको ईवीएम पर बहुत भरोसा है। और देखिए, हम लोग सब टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं ना कि आईफोन का कैसे हैक किया गया। हम लोग सब जानते हैं कि पेगासस में क्या हुआ था। सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अनुराग जी, ईवीएम जो है आज एक ऐसा हथियार हो गया है भाजपा के हाथ में कि वो कहते हैं कि विपक्षी दल चुनाव जीतती है तब कुछ नहीं कहती, जब हारती है तो बोलती है ईवीएम में कुछ नुक्से, कुछ खामियां हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। जीतने के बावजूद, तेलंगाना जीतने के बावजूद, हिमाचल जीतने के बावजूद, कर्नाटका जीतने के बावजूद और टीएमसी के वेस्ट बंगाल जीतने के बावजूद हम लोग सब कह रहे हैं कि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं। समझ रहे हैं इसका मतलब कि ये दुनिया जानती है कि टेक्नोलॉजी में आजकल प्रोग्रामर्स हैकिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, बिल्कुल विश्लेषक होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज इलेक्शन कमीशन सरकार के हाथ में है और ईवीएम को लेके ये सरकार को का अहंकार और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं उस पर कोई आरोप मैं तो लगा सकता हूं, क्योंकि ढेर सारे उदाहरण आप देखेंगे। ईवीएम यहां वहां ट्रक में घूम रहा है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन यदि इस सरकार को हिम्मत है, यदि इतनी डरपोक नहीं है, तो काहे नहीं मानती कि पेपर भी रखो, ईवीएम भी रखो। दैट इज द वरी। कोई भी राजनीतिक दल ये बता दे 370, 371, ये आपको कैसे मालूम हो गया भाई? ये कहां से आ रहा है ये इतना आप में, जो कहते हैं ना कि ये भरोसा कि हम जीतेंगे ही। आप अपने लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, कीजिए, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि भाजपा ही एक राजनीतिक दल क्यों है जो ईवीएम के पक्ष में है? बाकी राजनीतिक दल जो है उनको 70% वोट मिलता है देश का, वो उनकी जिम्मेदारी भाजपा से ज्यादा है। यदि उनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, भाजपा को क्यों है? यही प्रश्न भारत के अवाम को समझना पड़ेगा। अगर इंडिया 2024 में जीतता है, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, किसको पीएम बनना चाहिए इंडिया से? देखिए, यहां पर मैं समझता हूं कि मोदी जी जो हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति उनसे अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। ये आपने मुझे लास्ट बार भी कहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री को एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका दिल बड़ा हो। ये भाषण 56 इंच की छाती, इस सब में अपना वक्त मत गुजारा कीजिए। जिसका दिल बड़ा हो,
जो सबको प्रेम करे, जो सबको एक बनाए, सिर्फ भाषण न दे, कहने के लिए भाषण और करने के लिए कुछ। और आपने देखा महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हमारे पहलवान के जितने हमारे महिलाएं जो जितने कीर्तिमान उन्होंने जो हासिल की देश के लिए, उनको जब उन पर उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के एक नेता पर सेक्सुअल हरासमेंट का, तो मोदी जी को कोई वक्त नहीं मिला। तो ये सब तो पूरा एक, ये कहते हैं ना, जुमले हैं। मणिपुर में क्या हुआ आप जानते हैं, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो इस सरकार की कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। तो जवाब आपके प्रश्न का यही होगा कि कोई भी नेता अच्छा होगा। मैं तो वो वहां पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में खारगे जी का नाम कहा था, खारगे जी बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप और भी नेताओं को देखेंगे तो किसी और राजनीतिक दल से, अब मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगता है कि सबसे बड़ी इंडिया अलायंस का जो महागठबंधन है उसके सबसे बड़ा अंग या महत्वपूर्ण अंग आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये तो सर्वसम्मति से बैठ के लोग उस पर कोई निर्णय लेंगे, लेकिन मेरा लगता है कि खारगे जी, राहुल गांधी जी और भी नेताओं को देखिए ना, अखिलेश जी ने पहले तो बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में, ममता जी की भी अभिलाषा होगी और क्यों नहीं। स्टालिन जी डीएमके का आप देखिए तमिलनाडु के आंकड़े, देश का सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश तमिलनाडु है। तो यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। और मैं फिर से आपको इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अनुराग जी, अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको वादा कीजिए अब हंसीएगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। आप कल प्रधानमंत्री बन जाए, आप कल प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी से 100 गुना अच्छा प्रधानमंत्री आपसे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, आप भले इंसान हैं, आपके दिल में सबके लिए प्रेम है। और देखिए इस देश के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इनको एक ऐसा नेता चाहिए जो लोगों को एक करे, जो लोगों को दिल से प्यार करे, जो भाषण कम करे, जो भाषण बिल्कुल बंद करे, और राशन के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, देश में गरीबों को जरा अमीर करने के लिए, जो अदानी और अंबानी से जिसका जो सिर्फ 2 आदमी के लिए काम न करे या 3-4 आदमी के लिए काम न करे, जो देश के 142 करोड़ लोगों के लिए काम करेगा, वो बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री होगा। वही मेरा संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब। मैं लास्ट के सवाल से पहले एक सवाल जल्दी से और ऐड करना चाहता हूँ। अभी आपने राहुल गांधी जी की बात की, उन्होंने 2 भारत जोड़ो यात्रा की, तो क्या ये जो यात्राएं हैं ये सक्सेसफुल हो रही हैं कांग्रेस पार्टी को फिर से गेम में लाने के लिए? बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कितने राजनेताओं को हिम्मत है कि वो इतना चल भी पाए। देखिए राहुल गांधी हैज रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ, और इस यात्रा में जब आप लाखों लोगों से मिलते हैं, आप नुक्कड़ में हैं, गांव में हैं, सड़क पे हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, बस डिपो में हैं, आप लोगों की जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, जो भी उनकी तकलीफ है, परेशानी है, आपको मौका मिलता है व्यक्तिगत तरीके से उसका अनुभव आपको होता है, आपको तजुर्बा मिलता है कि क्या करना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस में समझता हूं कि एक तरीके से पूरे विपक्षी दलों को, जो जितने दल हैं उन सबको एक प्रेरणा उन्होंने दिया है कि देखिए आप यदि लोगों के बीच में जाएं तो मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति बिल्कुल बदल जाती है। और आज तेजस्वी जी को देखिए, बिहार में वो कर रहे हैं पूरे राज्य का यात्रा, और मैं समझता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में एनडीए को आप देखिएगा वहां पर 10 सीट मिलने में भी एनडीए को बहुत मुश्किल होगा। मेरा आपसे लास्ट का सवाल, मैंने आपकी बुक पढ़ा तो उसमें आपने एक चैप्टर है, उसमें आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ट्वीट किया है, लिखा है, आई एम सॉरी। तो मैं ऑलरेडी इस बारे में बेट कर चुका हूं कि इस बार जो नवंबर में यूएस इलेक्शन होंगे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए वो एक शर्म का जो है ना, अमेरिका को शर्मसार होना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति पर जिस तरीके के आरोप है, 100 से ज्यादा चार्जेस हैं उनके विरुद्ध। औरतों के तरफ उनका व्यवहार, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। कोई चरित्र नहीं, न चाल, न चेहरा, जो अपने ही सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। इस सरकार के विरुद्ध एक पूरा प्रदर्शन किया, हिंसा किया उन्होंने, लोगों की मृत्यु हो गई थी वहां पे। ऐसे व्यक्ति यदि फिर से राष्ट्रपति बन गए, जिन्होंने खुद अपने जो भी उनके समर्थक उनको कहा कि हमारा सरकार जो है वो गैर कानूनी है, वो चुनाव जो है वो बिल्कुल गलत था। ऐसे आदमी यदि फिर जीत गए तो मैं तो कहता हूँ अमेरिका तो गया भाड़ में, वो विदेश में पूरे दुनिया में वो क्या करेंगे उस पर कोई आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कितना उसका नकारात्मक एक प्रभाव या असर होगा। तो आपके प्रश्न का मेरा यही जवाब होगा कि जो बाइडेन ने भी जो गाजा में किया है इजराइल का समर्थन, उसके कारण हमने देखा है कि मानवता के विरुद्ध, ह्यूमैनिटी के विरुद्ध जो हुआ है गाजा में, वो हम लोग सब जानते हैं। जेनोसाइड हुआ है, तो उनको भी जेनोसाइड जो लोग बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं जीतेंगे, लेकिन यदि बाइडेन भी जीते, क्योंकि और तो कोई विकल्प है नहीं अमेरिका के पास। अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर, और अब एक नया एक्सिस शुरू होगा रशिया, चाइना और मैं सकता हूं ईरान का भी। और भारत के पास जो मौका था टू बिकम द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ आफ्टर गाजा, वो भारत ने बिल्कुल गंवा दिया, क्योंकि हम लोग तो वहां पर एक अपनी लोकल पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, नेता भारत में ऐसा चाहिए कि देश के सामने, नेहरू जी का जैसा नेता जो खड़ा होकर देश को कुछ, लोगों को उम्मीद था कि भारत से कुछ ऐसी कूटनीति आएगी कि हम सचमुच लोगों को एक करने में, क्योंकि हमारे रिश्ते पैलेस्टीन से या इजराइल के साथ अच्छा था। लेकिन यहाँ पर तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री है वो तो उनका वो गौतम अदानी और मुकेश अंबानी से आगे वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में ट्रंप जीत सकते हैं, लेकिन ट्रंप नहीं जीते हैं तो इट्स अ लेसर ऑफ द टू इविल्स इज जो बाइडेन, लेकिन अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर। With this, we have come to end of the conversation. It has always been a pleasure to have you on my show. Thank you. अब जब आपकी नेक्स्ट बुक आए या कुछ हो तो we will meet again. और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you, Nuraj. धन्यवाद।